Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Noor School and College, Mansehra. Dear student, in the last lecture, we have discussed about the characteristic of chemical reactions. The conversion of reactant into product in a chemical reaction is often indicated by the following chemical change. These changes are evolution of gas, formation of precipitate, change in color, change in temperature, and change in state. Then we discuss about the law of conservation of mass. This law was put forward by French chemist Lavoisier in 1785. According to this law, mass cannot be created nor destroyed during a chemical reaction. During a chemical reaction, total mass of reactant is always equal to the total mass of product. We also discuss change in state of matter. You know that matter is neither created nor destroyed during a chemical reaction. However, a chemical change may be accompanied by a change in physical state of reactant due to rearrangement of atoms. For example, when liquid water is formed by oxygen gas and hydrogen gas. We also discuss chemical equation. What is chemical equation? A chemical equation is the representation of chemical reaction in terms of symbol and formula. In a chemical equation, reactant are written on left hand side and product on right hand side of arrow. Arrowhead show the direction of chemical equation. डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, आपके पास कोई भी केमिकल इक्वेशन गिवन होती है, उसको किस तरह बैलेंस करना होता है, उनके अंदर क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, उनको देख लेते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आपने पिछले लेक्चर के अंदर देखा लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास में कि लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास कहता है कि मैटर को ना या मास को या मैटर को ना आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ताहम इसका मतलब ये होता है कि आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो हैं वो आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पर केमिकल इक्वेशन के बैलेंस होने चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि लॉ ऑफ मास सेक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि आपके पास मैटर को ना आप क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने भी ये भी कहा था कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब जो रिएक्टेंट साइड पे जितने आपके पास एटम होंगे किसी भी एलिमेंट के, उतने ही आपके पास प्रोडक्ट वाली साइड पर भी उतने ही एटम होने चाहिए, तभी ये आपके पास इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। यहाँ तक आई होप आपको बात क्लियर है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस। देयरफॉर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। Student, various methods are used for balancing of chemical equation, but the simplest method for balancing chemical equation are trial and error method। बच्चों, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, आप आगे लेवल पे उम्मीद करता हूँ पढ़ लेंगे, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट मेथड और सबसे इजी मेथड जिसका नाम है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड इसको क्यों कहते हैं ये कुछ देर बाद मैं आपको बता दूंगा। तो किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए उनके ट्रायल एंड एरर मेथड में आपके पास कुछ स्टेप इन्वॉल्व हैं, हम उन स्टेप को वन बाय वन देख लेते हैं। तो स्टेप इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन are as follows. Step 1.
बच्चों स्टेप 1 के अंदर आपने ये करना है कि आपने किसी भी केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस फॉर्म में लिखना है। पहला रूल कि आपने किसी भी केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस फॉर्म में लिखना है, या आपको कोई भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दे सकता है और आपको कहा जा सकता है कि इसको बैलेंस करो। ठीक है, राइट अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। एग्ज़ाम में आपको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन हो सकती है और आपको कहा जाता है कि इसको बैलेंस करें, और उस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के सिंबल और फार्मूले आपके पास करेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके फार्मूले और उसके सिंबल गलत हों। राइट अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, द सिंबल एंड फार्मूलाई ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी करेक्ट। आई होप स्टेप 1 इज़ क्लियर। नाउ स्टेप 2। स्टेप 2 में बच्चों आपने ये करना है कि आपने जितने भी नंबर ऑफ़ एटम किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर हैं उन सब को आपने काउंट करने। काउंट द नंबर ऑफ़ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन ईच साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन। बच्चों किसी भी केमिकल इक्वेशन के लेफ़्ट और राइट साइड पे जितने भी नंबर ऑफ़ एटम किसी भी एलिमेंट के हैं उनको आपने काउंट करना है। काउंट किस तरह करने मैं बता दूंगा। थर्ड स्टेप बच्चों, अगर आपके पास बच्चों दोनों साइड पर किसी भी एलिमेंट के एटम डिफरेंट होते हैं, मीन टू से एक साइड पे 3 है और एक साइड पे आपके पास 4 हैं या एक साइड पे 5 हैं, मतलब आपके पास अनबैलेंस हैं, तो इस केस में क्या करना है। स्टेप 3, इफ़ द नंबर ऑफ़ एटम आर डिफरेंट राइट द रिक्वायर्ड नंबर एज अ कोफिशिएंट ऑफ सिंबल एंड फार्मूला। जो एटम आपके पास केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल इक्वेशन में दोनों साइड पर डिफरेंट है, उसको बैलेंस करने के लिए आपने एक रिक्वायर्ड कोफिशिएंट लगाना है उसी एलिमेंट के एटम के सामने। ठीक है, किस तरह करने मैं आपको एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा। जस्ट अभी आप रूल पढ़ लें, रूल को जहन में समझ लें कि थर्ड रूल आपको थर्ड स्टेप में करना क्या है। जो एटम आपके पास केमिकल इक्वेशन के अंदर डिफरेंट हैं, उनकी नंबरिंग डिफरेंट है, तो उनको बैलेंस करने के लिए आपने एक रिक्वायर्ड कोफिशिएंट लगाना है, जिस कोफिशिएंट की मदद से आपके पास वो एटम्स आपके पास बैलेंस हो जाए। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। इफ़ द नंबर ऑफ एटम आर डिफरेंट ऑन बोथ साइड देन राइट द रिक्वायर्ड नंबर एज अ कोफिशिएंट ऑफ अ सिंबल और फार्मूला। स्टेप 4, आपने एक वक्त में एक ही एटम को बैलेंस करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक टाइम में 5-6 एटम को बैलेंस कर रहे होंगे, इस तरह नहीं करना। आपने एट अ टाइम आपने एक एटम को बैलेंस करना है। स्टेप 5, जब आप कोफिशिएंट लगाते हैं बच्चों, तो कोफिशिएंट लगाते वक्त आपने सबसे छोटा नंबर चूज़ करने, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह। ऐसा नहीं कि 12, 13 से स्टार्ट करने, आपने 2, 3, 4 सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करने। छोटे से नहीं होता तो 2 से नहीं होता 3 पे जाएं, 3 से नहीं होता 4 पे जाएं, 4 पे नहीं होता 5 पे जाएं। इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रायल एंड एरर मेथड है। आपसे बार बार 2 पे नहीं हुआ, गलती होगी, फिर 3 पे करना पड़ेगा, 3 से नहीं हुआ 4 पे करना पड़ेगा। इसलिए आपको बार बार आपसे गलती भी हो सकती है, बार बार प्रैक्टिस से आपको करना होगा, इसलिए इसको ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं। स्टेप 5, always start with a small number. स्टेप 6, केमिकल इक्वेशन के अंदर अगर आपके पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे स्पीशीज़ या ऐसे प्रोडक्ट वगैरह या रिएक्टेंट हैं, जैसे कि N2, F2, Br2, Cl2, O2, इसको कहते हैं डायटॉमिक एलिमेंट्स। डायटॉमिक एलिमेंट्स को आपने सबसे लास्ट में बैलेंस करना है और उसको सबसे लास्ट में छोड़ना है। सिंपल बात है। स्टेप 6 में लीव डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स या एटम सच एज N2, H2, O2, Cl2, Br2 etc. until last. I hope all the rules are clear. Now come to the example. Example number 1. बच्चों ये सारे स्टेप आपने जहन में रखने हैं। आपसे एग्ज़ाम के अंदर कोई भी नहीं पूछने वाला कि आप स्टेप लिखें, आप
को स्टेप ज़हन में रख कर आपको ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। नाउ कम टू दी एग्जांपल 1। इसमें बच्चों आपको एक एग्ज़ाम में भी आपको इस तरह केमिकल रिएक्शन गिवन हो सकती है, जैसा कि आपको बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, आपको कि इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें। ठीक है, स्टेप 1 तो आपको स्टेप 1 में हमने क्या बोला था कि राइट अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो वी द एग्जामिनर गिव अस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, सो स्टेप 1 इज़ ऑलरेडी क्लियर। तो इसका मतलब स्टेप 1 हमें ऑलरेडी गिवन है। हम जाते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या था बच्चों? स्टेप 2 में मैंने आपको ये बताया कि आपने हर एटम कि हर एलिमेंट के एटम को दोनों साइड पर काउंट करना है। ये साइड होती है बच्चों रिएक्टेंट और ये साइड होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट लिख लें, प्रोडक्ट लिख लें। रिएक्टेंट में कितने एटम हैं, कौन से एलिमेंट के कितने कितने एटम हैं, उनको काउंट करें। जैसे कि मैं आपको एक सिंपलेस्ट तरीका बता देता हूँ। रिएक्टेंट लिख लिया, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में कार्बन 1 है, कार्बन के आगे 1 लिख लें। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4 लिख लिया। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन के अंदर 2 लिख लिया। इस साइड पे कार्बन 1 है, 1 लिख लिया। ऑक्सीजन 2 है, एक इधर है 3 है, ऑक्सीजन 3 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हैं, 2 लिख लिए। अब आप इसको देख सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या क्या बैलेंस हैं। कार्बन 1 कार्बन इज़ ऑलरेडी बैलेंस। हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन इज़ नॉट बैलेंस। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन इज़ आल्सो नॉट बैलेंस। सो हम अब जाएंगे स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि आपने जो एक एटम से स्टार्ट करने और उसको बैलेंसिंग के रूल उस पर लगाने। तो स्टेप 3 में बच्चों हमने क्या करना है, किसी एक एटम को लेना है और उसको बैलेंसिंग के लिए उस पर रूल लगाने। तो हम यहाँ ले लेते हैं बच्चों, हाइड्रोजन को पहले ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी एटम आप ले सकते हैं, मैं जस्ट हाइड्रोजन को यहाँ ले रहा हूँ। आपको इस साइड हाइड्रोजन 4 दिखाई दे रहे हैं। मीथेन में 4 हाइड्रोजन है, क्लियर है। CH4 में 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस साइड पर आपने पिछले पेज के ऊपर अगर हम जाएं तो इस प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन थे। इधर कितने हाइड्रोजन है? इधर 4 हाइड्रोजन थे और इधर 2 हाइड्रोजन है। पहले हाइड्रोजन को हम बैलेंस करते हैं। यहाँ 4 हैं, यहाँ 2 हैं। मुझे बताओ 4 करने के लिए मुझे इस साइड पे कौन सा कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा? बहुत ही बच्चों वाली बात है कि यहाँ पर अगर 4 हाइड्रोजन है, 4 यहाँ 4 बराबर करने के लिए मुझे 2 लगाना पड़ेगा। कोफिशिएंट 2 2 जार 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कोफिशिएंट एज अ 2 लगाऊंगा। Here I write coefficient 2 to balance hydrogen. As we know that you have 4 hydrogen in methane at left hand side and 2 hydrogen in water on right side. So you need to double the coefficient of water to balance hydrogen atom on both sides. That is, here I write 2 to balance hydrogen. Here is 4 hydrogen. After putting coefficient of 2, then the number of hydrogen atom on both sides become balanced. 2 2s are 4 and 4. Now in next step we should balance other species. Other means oxygen. Here is 2 oxygen and here is 2 oxygen and 2 4 oxygen. Now come to balance oxygen. Now we should apply the same above rule to balance oxygen. If I write as a coefficient 2 here, then the oxygen become 4. Note this point. If I write coefficient 2 here, then 2 2s are 4 oxygen and 2 4 oxygen. Then oxygen become also balanced. Now check oxygen atom on both sides and apply the same above step number 3 to balance oxygen. That is,
you can see that number of oxygen atom on left side of equation is 2 and 4 on right side. So you need to add 2 as a coefficient of oxygen at left side to balance oxygen atom on both sides. That is, if we add 2 here, then oxygen atom also become balanced and the reaction is overall balanced. These are few steps which are involved in this reaction to balance this reaction. Now come to example number 2. These are also the same example like example number 1. इसमें बच्चों आपको सेम उसी तरह की एक रिएक्शन गिवन है। आयरन को वाटर से ट्रीट किए हुए Fe3O4 बनाए हुए प्लस हाइड्रोजन गैस बनाई हुई है। यहाँ पर बच्चों स्टेप 1 तो क्लियर है, स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 में आपको बताया था कि आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के में एलिमेंट्स के एटम को काउंट करने हैं। यहाँ पर आयरन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, आयरन 3, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4। सबसे पहले मैं स्टेप 3 के अंदर आयरन को एटम को बैलेंस करता हूँ। बैलेंस आयरन एटम। आयरन यहाँ पर कितने 3 बच्चों, यहाँ 3 हैं तो इस साइड में मुझे कितना क्या लगाना पड़ेगा कोफिशेंट। यहाँ पे 3 है तो मुझे यहाँ पर भी 3 लगाना पड़ेगा। मैंने यहाँ लगा दिया। आयरन को बैलेंस करने के लिए इन ऑर्डर टू बैलेंस आयरन एटम वी शुड राइट कोफिशेंट 3 ऑन लेफ्ट हैंड साइड विथ आयरन। आयरन के साथ मैंने 3 लगा दिया, इससे मेरे पास आयरन के एटम बैलेंस होगी। सेकंड स्टेप, सेकंड एटम कौन से जिनको हमने बैलेंस करने। सेकंड ऑक्सीजन, बैलेंस ऑक्सीजन एटम। यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितने थे 4 ऑक्सीजन, यहाँ कितने 1 ऑक्सीजन। तो 4 करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ मुझे 4 लगाना पड़ेगा। सिंपल 4 हैं तो यहाँ 4 लगा दो, यहाँ 4 लगा दिए। 4 लगाने से मेरे पास क्या हो गए 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब आते हैं हाइड्रोजन एटम किस तरह बैलेंस करने। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2, यहाँ 2 है, यहाँ 2 2 जार 4 2 जार 8 हो गए। यहाँ तो मेरे पास 8 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर 2 हैं। ऐड करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 4 लगाना पड़ेगा ना। यहाँ 4 लगाऊंगा तब मेरे पास 4 2 जार 8, यहाँ भी 4 2 जार 8 हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर भी 4 लगाना पड़ा, जिसकी वजह से मेरे पास हाइड्रोजन एटम भी बैलेंस हो गए और मेरे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई। तो बच्चों ये थे आपके पास 2 एग्जांपल की मदद से मैंने आपको केमिकल इक्वेशन को किस तरह बैलेंस करना है मैंने आपको कंप्लीट स्टेप पहले बताए, फिर वन स्टेप को हर एग्जांपल के अंदर फॉलो करवाया कि इस स्टेप में क्या करने, अगले स्टेप में क्या क्या करने हैं। तो आपने स्टेप ध्यान में रखने हैं और सिंपल आपने मेथड लगाना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देयर आर basically student chemical reaction can be categorized into 4 basic types. However, these do not cover all the type of chemical reactions. बच्चों आपके इस लेवल पर केमिकल रिएक्शन के 4 बेसिक टाइप्स हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा इन 4 टाइप्स के अलावा बहुत सारी टाइप्स केमिकल रिएक्शन की होती हैं जो आप आगे लेवल पे पढ़ लेंगे। अभी इस लेवल पर आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन को बेसिकली 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है और वो कौन कौन सी रिएक्शंस हैं देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एडिशन और सिंथेसिस रिएक्शन। एडिशन का मतलब होता है कंबाइन करना, जोड़ना। 2 या 2 चीज़ें आपस में जब कंबाइन होगी उससे कुछ बनेगा, उस किस्म की रिएक्शन को कहेंगे एडिशन और सिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इट इज़ आल्सो कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन अगले लेक्चर में हम इन 4 किस्म की रिएक्शन को कम्प्लीटली डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या होता है और इनकी एग्जांपल भी देख लेंगे। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही। एक बार फिर मैं मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेता हूँ। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा।
डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स हैं आपके पास। स्टेप नंबर 1, स्टेप इन्वॉल्व इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं? देयर आर फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। स्टेप नंबर 1, you should write unbalanced chemical equation. The symbol and formula of reactant and product must be correct. Step number 2, count the number of atoms of each element on both sides. Step number 3, if the number of atoms are different on both sides, write the required number as a coefficient of symbol and formula. Step number 4, work with one atom at a time. Step number 5, always start with a small number. Step number 6, leave diatomic element like nitrogen, oxygen, hydrogen and bromine, chlorine, etc. The second main point of lecture is types of chemical reaction. Students, chemical reaction are basically categorized into 4 basic types. These are addition or synthesis reaction, decomposition reaction, single displacement reaction or substitution reaction and double displacement reaction. Student, I hope आपको लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए होमवर्क पे आते हैं। स्टूडेंट, आपका होमवर्क है, मैंने आपको यहाँ 3 केमिकल इक्वेशन बताई हुई हैं जो कि अनबैलेंस हैं। आपने इनको बैलेंस करना है। आपने ये ऊपर वाले जितने भी रूल्स हैं इनको अपने माइंड में रख कर आपने इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आप मुझे इसकी पिक्स सेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।